नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का। मैं हूं आपके साथ ज्योति और आज बात होगी राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट में किसे मिला टिकट और किसका कटा टिकट। साथ ही बात होगी पाकिस्तान में किसकी वापसी पर हो रहा है संग्राम। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सीएम ने कितने एमओयू पर किया साइन और भी बहुत कुछ। ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर जुड़ी है राजस्थान से, जहां राजस्थान में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। राजस्थान में जैसे चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। बता दें कि उसमें 83 उम्मीदवार है, जहां पर जो पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को भी टिकट दिया गया है। नागौर सीट से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगी, जिन्होंने हाल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया है, जबकि सतीश पूनिया को आमेर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं की जगह दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति जनजाति के 10 उम्मीदवारों को भी उम्मीदवार शामिल किया है। वहीं इसमें वसुंधरा गुरु के कई नेता को भी जगह मिली है, जिन्होंने प्रताप सिंह, अशोक डागोर, नरपत सिंह, राजीव श्रीचंद्र, कालीचरण, कैलाश वर्मा, सिद्ध कुमारी, हेमा सिंह भड़ाना, अनीता भादोल, कन्हैया लाल का नाम भी शामिल है। इससे पहले पार्टी के 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। बीजेपी ने अपने ही पहली सूची में पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। साथ में ही कई दिग्गजों को टिकट काट दिए गए थे। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए थे। जयपुर के विधानसभा से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजीव को टिकट काट दिया गया है। दूसरी ओर से झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, अजमेर सांसद भगीरथ चौधरी, जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल समेत राज्यसभा सांसद क्रोडीलाल मीणा का भी दावा खेला गया था। पार्टी ने कुल 124 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीटिंग में मौजूद। इस दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा भी की गई थी। राजस्थान की सभी 200 सीट विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होंगे। मतगणना की 3 दिसंबर की होगी। राजस्थान में 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कर दिया। जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखा गया है भारतीय जनता पार्टी में, राजस्थान में अब तक कितना काम किया गया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक की गई थी। बैठक में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और साथ ही अमित शाह गृह मंत्री भी मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। जिस तरीके से टिकट को लेकर तमाम में चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार वसुंधरा राजे का टिकट काटा गया था पहली सूची में, लेकिन दूसरी सूची में जो है वसुंधरा राजे का नाम लिया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता जूही सिंह। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के बाद जो है लंदन से वापस अपने देश पाकिस्तान लौट रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय में पाकिस्तान के पूर्व पीएम का वापस लौटना एक बड़ा संकेत दे रहा है पाकिस्तान की राजनीति के लिए, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी और पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों तोशखाना मामले में जो है पाकिस्तान की जेल में बंद है। और ऐसे में इसका जो है पाकिस्तान लौटने पर नवाज शरीफ के पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपको बता दें नवाज शरीफ उन नेताओं में से है जो वहाँ की राजनीतिक और सेना वगैरह जो सारी चीजें हैं उनमें एक अच्छे नेता के तौर पर गिने जाते हैं, जिनके साथ जो है वहाँ की आर्मी हमेशा से साथ रही। वहीं अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो है वह हमेशा बोलते नजर आए हैं। उन्हें अपनी सरकार के दौरान जो है पाकिस्तानी आर्मी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसके खिलाफ जो है कई बार वो आलोचना भी करते दिखे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना के साथ उनका जो है मनमुटाव हुआ और पाकिस्तानी सेना फिर से नवाज शरीफ जो कि पीएमएनएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी संसद की टीमों वाली जो सदस्य है, संगठन वाली सदस्य है, उसके साथ वापस एक बार फिर से मिल गई है। तो उनके साथ जो है पाकिस्तानी सेना का समर्थन होगा। और ऐसे में नवाज शरीफ के जो पाकिस्तान में बीते 4 सालों से जब वो लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे, तो इस दौरान उनकी पार्टी की कमान जो है उनके भाई और उनकी बेटी, यानी उनकी बेटी जो मरियम है वो और भाई शहबाज शरीफ के हाथों में थी। और तब से यही दोनों पाकिस्तान में इनकी पार्टी की तमाम चीजें, तमाम जो राजनीतिक चीजें हैं वो सारी संभाल रहे थे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है।
खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। चुनाव के लिए भले ही अभी समय ज्यादा यहाँ पर बचा हो, लेकिन सियासी दलों को हार जीत को लेकर जो दावे हैं वो अभी से बदस्तूर जारी होने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें बड़ी जीत हासिल की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता जनार्दन किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, जो माहौल अब तक बनाया है, ऐसे में बीजेपी अन्य दलों से एक कदम आगे निकल रही है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार की चल रही है, सरकार के विरुद्ध जिन नीतियां हैं उनका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इस चुनाव में भारी जीत कांग्रेस को मिलेगी और जो पिछले दिनों के यानी पिछले 2 चुनावों का रिकॉर्ड है इस बार टूटेगा। कांग्रेस के खाते में चुनाव की सीटें जरूर आएंगी। कैमरामैन रचना के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने दौरों के जरिए निवेशकों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राज्य में निवेशक आ सकें और राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जो निवेशक के साथ अभी तक के MOU साइन हुए हैं उसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम करेगी। यानी जो निवेशक राज्य में विकास को लेकर काम करने की अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे, राज्य की जनता को उन विकास के कार्यों में उनका सहयोग यहाँ पर मिलेगा, राज्य की जनता को लाभ मिलेगा, यानी युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन सभी उद्योगों को यहाँ पर सरकार अपने प्राथमिकता में शामिल करेगी और उनको सबसे पहले बढ़ावा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच है कि निवेश के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार भी बढ़े और राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिल सके ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो। ऐसे में इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत भले ही कुछ और कहती हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस इन्वेस्टर समिट को राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। कैमरामैन नसुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुजफ्फरनगर में संपूर्ण समाधान दिवस में हुआ हंगामा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। खतौली तहसील परिसर में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे एक साधु ने अचानक जिलाधिकारी के सामने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। जी आपको बता दें, पूरा मामला खतौली तहसील परिसर का है, जहां एक साधु अपनी शिकायत लेकर आज संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा था, जहां उसने पहले तो जिलाधिकारी को अपनी समस्याएं बताई और उसके बाद अचानक उसने अपने थैले में से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर अपने ऊपर डाल लिया। वहीं इस घटना के बाद वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल साधु के हाथ से बोतल छीनकर साधु को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद साधु को वहां से ले जाकर के कपड़े चेंज कराए गए और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि इनका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसे अब फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया है और इसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अपने कैमरा पर्सन के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में रावण का पुतला बनाने का काम अंतिम चरण पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन गाथाओं पर आधारित रामायण का मंचन देश भर में देखने को मिल रहा है। बीते 15 अक्टूबर से शुरू हुआ इस रामायण को आगामी 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जहां देश भर में अलग अलग तरीके से रामायण का मंचन देखने को मिल रहा है। लोगों में एक अलग ही उत्साह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस बीच दशहरे के मद्देनजर अलग अलग जगह पर रावण बनाने का काम भी अब जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में, जहाँ पर मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावण बनाने का जो सिलसिला है वो तेज हो चुका है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचा है दशहरे को। दशहरे में एक जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पर्व है और दशहरे के दिन जो असत्य पर जो सत्य की जीत होती है, इसका प्रतीक मानते हुए तमाम जो रामायण का मंचन होता है वहाँ पर रावण का जो है वो जलाया जाता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब तैयारियाँ जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुकी है। जो साज सजावट भी करते हुए देखा जा सकता है, किस तरीके से जो कारीगर है, जो रावण बनाने के जो कारीगर है, वो यहाँ पर रावण को अंतिम स्वरूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
उसकी जो बस जो साज सजावट है वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने इनसे बात की तो उनका कहना है कि लगभग 3 से 4 महीने से ही रावण बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाता है, और अब जब दशहरे के कुछ ही दिन बचे हैं तो ऐसे में इनका जो अब है ये रावण को अंतिम स्वरूप देने का काम किया जा रहा है, और इसी को लेकर के अब जो रावण है अब अपने अंतिम स्वरूप पर है, और अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर रावण है बनाए जा रहे हैं। जब हमने बात की तो जो साइज़ है, साइज़ भी छोटे से लेकर के अगर हम बात करें तो उससे छोटे से छोटा रावण और बड़े से बड़ा रावण यहाँ पर बनाया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर पीछे की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ रावण का जो आप देख सकते हैं जो श्रृंगार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, आप वो भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से रावण को सजाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो ताकि लोगों को आकर्षक और मनमोहक लगे, और देख सकते हैं किस तरीके से रावण को जो सजाया गया है, अलग अलग स्वरूप जो है वो दिया गया है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रावण जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया। आपको बता दें कि ये बाहरी दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका है, और ये लोग जो रावण बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये इनकी पूरी पीढ़ी इसी काम में लगी हुई है, और लगभग जैसा मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 महीने पहले से ही रावण बनाने का ये काम जो है शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार इस रावण बनाने के काम में जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये अलग अलग तरीके से रावण बनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं सुंदर और मनमोहक एक से एक जो रावण का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं आने वाले दशहरे का समय नज़दीक है, और उससे पहले अब रावण बनाने का काम भी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है रावण धीरे धीरे दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान अलग अलग शहरों में जाएंगे, और दशहरे के समय में इन रावण को जलाया जाएगा, जिसमें हमारे जो कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत का जो परिचायक है वो इस रावण को जला करके किया जाएगा। फिलहाल रावण बनाने का काम अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आगरा में यूपी पुलिस की वो महिला सिपाही लौटी जिसने फिल्मी दुनिया के लिए छोड़ दी थी नौकरी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। सिपाही प्रियंका मिश्रा रिवॉल्वर रानी के नाम से जानी वाली एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। दरअसल 2021 में आगरा के थाना एमएम गेट में तैनात महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा ने एक वीडियो बनाया था। वह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद में तत्कालीन एसएसपी मुनिराज जी ने प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर किया था। लाइन हाजिर होने के बाद में प्रियंका मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में उनको एक वेब सीरीज की ऑफर की आने की भी बात सामने आई थी, लेकिन वेब सीरीज का सफर शुरू होने से ही पहले दम तोड़ गया। आज प्रियंका मिश्रा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। उन्होंने आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से नौकरी की गुहार लगाई है, जिसके बाद में उनको 2 दिन के लिए नौकरी भी दी गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल इस पूरे मामले में आगरा में तैनात लिपिक जितेंद्र बाबू की गलती सामने आई है, जिन्होंने कुछ कागजों को छुपाकर प्रियंका मिश्रा को दोबारा से नौकरी दे दी, लेकिन आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने लिपिक को भी लाइन हाजिर किया है। प्रियंका मिश्रा को भी दोबारा से हटा दिया गया है। 2021 के बाद में 2 साल बाद प्रियंका मिश्रा रिवॉल्वर रानी के नाम से जाने वाली एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे पर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ से एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेदर्दी पति ने अपनी पत्नी की पहले तो हत्या की, फिर उसके शव को संदूक में बंद करके नोएडा ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान महिला के परिजनों को सूचना मिली कि उसकी लड़की की हत्या कर दी गई है, जिसके उपरांत आनन फानन में परिजनों के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत करवाया। जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी को थाना टप्पल पुलिस के द्वारा एक्सप्रेस वे पर दबोच लिया गया, जिसमें उसकी आरोपी की कार में महिला का शव संदूक में बंद मिला था।
जिसके उपरांत पुलिस ने आनन फानन में महिला के शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं परिजनों की बात करें तो परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि ससुराली जनों के द्वारा लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही थी। फिलहाल विवाहिता की अभी सिर्फ 2 माह पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा था, लगातार उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा था। तो वहीं परिजनों को आज सुबह जानकारी हुई कि उनकी लड़की की हत्या कर दी और पति के द्वारा शव को संदूक में बंद करके शव को नोएडा ले जाया जा रहा था, जहां तत्काल थाना कुआरसी पुलिस और थाना टप्पल पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और आरोपी को एक्सप्रेस-वे पर दबोच लिया गया। तो वहीं पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी तृतीय अशोक कुमार के द्वारा बताया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार आरोपी से जांच पड़ताल और पूछताछ करने में जुटी है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। इधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर जिले में मुस्कुरा थाना क्षेत्र में कल एक घटना हुई थी जिसपे एक आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी मैं आपको बता दूं, जो उसने वो अपनी सगी भतीजी के साथ 6 माह की भतीजी थी, उसके साथ दुष्कर्म करके अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस टीम और कई टीमें पुलिस अधीक्षक ने गठित की थी। 6 घंटे के अंदर उस जो आरोपी था उससे मुठभेड़ होती। मुठभेड़ होने के बाद उसके पैर में गोली लगती है। इसके बाद जो आरोपी था उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो ये आरोपी था उसने कल अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच बैठा ली थी और वहाँ पर जांच बैठाने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी और इसी बीच मुठभेड़ होती है, उसके पैर पर गोली भी लगती है और इसकी अभी जांच चल रही है और मुकदमा पंजीकृत हो गया है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र का है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में सन के पिता ने की अपने ही बेटे की हत्या। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। पति पत्नी के विवाद में एक सनकी पिता ने अपनी पत्नी की गोद से मासूम बच्चे को छीनकर जमीन से पटक दिया, जिसके उपरांत बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के ग्राम आदमपुर का है, जहां एक सनकी पिता ने अपने मासूम बच्चे को पत्नी की गोद से छीनने के बाद जमीन से मारा, जिसके कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा बच्चे को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं बताया जाता है कि सनकी पिता अपनी पत्नी से शराब को लेकर झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान पत्नी ने जब इस बात का विरोध किया तो सनकी पिता ने उसकी गोद से बच्चे को छीनकर जमीन से मार दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके उपरांत परिजनों के द्वारा पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। तो वहीं पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपी की तलाश करने में जुटी है और जल्द ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। हापुड़ से एक फोटो वायरल हो रहा है। क्या है फोटो और पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में युवाओं द्वारा अवैध हथियारों के प्रदर्शन का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ताजा मामला यूपी के हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक द्वारा दोनों हाथों में तमंचे लेकर फोटो खिंचवाया गया है और यह फोटो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिस युवक ने यह फोटो अवैध तमंचों के साथ खिंचवाया है वह बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलोनी गांव के प्रधान का पुत्र बताया जा रहा है। हालांकि बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक अवैध हथियारों को बरामद किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस युवक का यह तमंचे लेकर फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इस पर बहादुरगढ़ थाना पुलिस कब तक कोई कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई कौन कर रहा है और इन युवाओं पर अवैध हथियार कहां से पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट।
मिर्जापुर में एक मजदूर आदमी की बेरहमी से की गई पिटाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र पे बथुआ तिराहे के पास रीवा रोड पर यहाँ बना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पहले गेट के पास एक गरीब मजदूर को 4 से 5 की संख्या में लोग लात घूंसों से पिटाई कर दी। आपको बताते चले कि जो 4 से 5 लोग मजदूर को जो पिटाई करे थे उनका वो लोग का चारों लोग का आरोप था कि साइकिल चोर है, साइकिल चोराने के लिए यहाँ पर गया है और लोगों ने पकड़ा उसको बुरी तरह मारने पीटने लगे। आपको बता दें कि इतना उसको मार दिए, पाइप के राड से मारे हुए हैं, उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा। फिर भी वो रिहाई की भीख मांगता रहा कि हमें छोड़ दीजिए। कान पकड़ के उठक बैठक किया, फिर भी लोगों ने छोड़ा नहीं, कोई बुरी तरह से कपड़े फाड़े और मारे हैं। आपको बताते चले कि कानून की व्यवस्था किस लिए बनी है, कानून किस लिए बना है, प्रशासन किस लिए बना है। जो पब्लिक ही एक गरीब मजदूर को अकेले उसको मार रहे 4-4, 5-5 लोग का लहू लुहान कर दिए हैं और उसको तुरंत शिकायत पुलिस थाने में करनी चाहिए। नजदीकी अपनी चौकी पर सूचना देनी चाहिए, उसको गिरफ्तार कराना चाहिए। पर लोगों ने उस गरीब मजदूर को बुरी तरीके से मारा। गरीब मजदूर जो बताता रहा है कि हम निवासी मांडा इलाहा प्रयागराज के, यहाँ पे मेरा एक रिलेशन है, मैं यहाँ पर आए हैं। पर लोगों ने आरोप लगाकर जबरन हमको मारा पीटा जा रहा है। मिर्जापुर से कमिश्नर इंडिया। अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया जिस वक्त 2 होमगार्ड ड्यूटी पर जाते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को रौंद दिया, जिसमें एक होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। तो वहीं पूरे हादसे में दोनों होमगार्डों की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के शवों को कब्जे में लेने के बाद शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी के अनुसार दोनों होमगार्ड दानवीर शर्मा और कालीचरण सिंह सासनी गेट थाने पर ड्यूटी पर तैनात थे। शनिवार की सुबह वे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान थाना रोरावर क्षेत्र के खीरेश्वर चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसके चलते एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं उपचार के दौरान दूसरे होमगार्ड की भी मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।